नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सन 2021 में जो यूपीएससी की परीक्षा होने वाली है, उसमें सफल होने के लिए क्या रणनीति आप अपना सकते हैं। मेरे कई छात्र मित्रों ने मुझसे बार बार आग्रह किया कि सर 2021 के बारे में भी कोई रणनीति बना दें या बता दें। तो देखिए मित्रों, इस वक्त बहुत सारी रणनीति आपके सामने आ रही होगी। मेरे जैसे कई शिक्षक भी होंगे, यूट्यूब में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी राय दे रहे होंगे। अब मैं इसमें यही कह सकता हूं कि मैं आपको उस रणनीति पर मैं चर्चा कर सकता हूं कि जिसके द्वारा अधिकांश छात्रों को सफलता मिली है और यह टेस्टेड है। और इसलिए जो मैं आपको रणनीति बताऊं, उस रणनीति में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए अगर आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। सन 2021 का यूपीएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है, जिसमें 27 जून को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, पीटी की परीक्षा है, और फिर 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी मेंस की परीक्षा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपके पास अगर हम देखें कि आज आपके पास 22 अगस्त हो गई है, तो मान लिया हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 1 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख ही चुनते हैं। तो मान लेते हैं हम अगस्त के इतने जो बाकी बचे हुए दिन हैं 31 अगस्त तक, उसमें आप अपनी रणनीति की तैयारी कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। और आप 1 सितंबर से पढ़ाई अगर शुरू करें तो 1 सितंबर से अगले 17 सितंबर तक आपके पास लगभग 1 साल 15 दिन मिल जाते हैं, राइट। तो कुल मिला के हम 1 साल की रणनीति बना सकते हैं और 1 साल की रणनीति के द्वारा यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। 1 साल या उससे कम की तैयारी में यूपीएससी निकालने का मेरे पास जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा है वो रहा है, एक छात्र रहे हैं मेरे, आशुतोष मोहिले। वो एडोबी में काम किया करते थे और उन्होंने फिर एडोबी की जॉब छोड़ी और एडोबी की जॉब छोड़कर वो यूपीएससी की परीक्षा में आए और उन्होंने लगभग 10-12 महीने की तैयारी, वही 10 महीने से लेकर 1 साल की तैयारी में उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। हाँ, रैंक ज़रूर उनकी 300-400 के बीच में कहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने छात्रों को 1 साल या उससे कम की तैयारी करते हुए, एक साल या उससे कम की तैयारी में सफल होते हुए ज़रूर देखा है। इसलिए मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, यह संभव है और अच्छे से संभव है। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक समर्पण का भाव होना चाहिए। मुझे याद है कि दीपावली की छुट्टियाँ हो रही थीं और मैं थोड़ा सा सख्त टीचर माना जाता रहा हूँ, लेकिन अब बदले हुए परिवेश में, जिसमें कि हिंदी माध्यम का छात्र एक सख्त टीचर को पसंद नहीं करता है और दूसरी तरफ सब ये सलाह भी देते हैं कि बच्चों पर ज़्यादा आप अनुशासन मत दिखाया कीजिए, बच्चों को हंसाया कीजिए, खिलाया कुदाया कीजिए, बच्चे खुश रहेंगे तो हम सबका काम चलेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्लास में मैं बहुत सख्त रहता हूँ और मैं आप सबको डांटता भी रहता हूँ। तो उस वक्त भी यही हालात थे मेरे, बल्कि अब तो मैं लीनियंट हो गया हूँ। अब तो मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अब शायद न तो उस तरह के पढ़ने वाले रहे जो आज से 2-4 साल पहले रहते थे और न वैसे पढ़ाने वाले रह गए। इसलिए हिंदी माध्यम थोड़ा सा उन चीज़ों में पिछड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आशुतोष मोहिले के बारे में ही आपको बता रहा हूँ मैं कि यह दिवाली की छुट्टी होने वाली थी और क्लासेस शुरू हुई थी। वो बैच शुरू हुआ था मेरे द्वारा ही और मैंने ज्योग्राफी से ही वो बैच स्टार्ट किया था और दीपावली की छुट्टी होने वाली थी और दीपावली के बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला था। तो मैंने बच्चों से यही कहा कि आप लोग दीपावली में घर जाएंगे तो उसके पहले आप हमसे कुछ होमवर्क ले लें, और मैंने इंडियन ज्योग्राफी की कई साइट्स लिखवा दी। हमने कहा इन क्षेत्रों को पढ़िए, ये क्षेत्र देखिए कहाँ पर हैं, किन अक्षांश पर हैं, किन देशांतर पर हैं। तो ये समझिए हमने लगभग 50-60 स्थान लोगों को दिए कि आप घर में जाएंगे तो एक हफ्ते की छुट्टी हुई थी उस दौरान, कि आप 1 हफ्ते से लोकेट कीजिएगा, लिखिएगा इसके बारे में, और फिर हम आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। दीपावली की छुट्टी ख़त्म हो गई और मैंने होमवर्क दिया था, फिर हमने बच्चों पे दबाव भी नहीं दिया कि वो जमा करें या क्या करें।
लेकिन उसमें से आशुतोष मोहिले आया और आशुतोष मोहिले ने मुझे कॉपी दी कि सर आपने मुझे छुट्टी के पहले ये होमवर्क दिया था सब बच्चों को, मैं ये होमवर्क लेके आया हूँ, आप उसे चेक कर दें। इसी तरह एक दो बच्चे और आए जिन्होंने हमसे होमवर्क चेक कराया। मुझे उसमें याद है कि उसमें एक लड़की भी थी, हरियाणा की थी, संतोष यादव, वो भी फिर आईपीएस बनी। तो ये कुछ बच्चे थे जो उनको होमवर्क दिया जाता था वो करते थे, जो आंसर राइटिंग दी जाती थी वो करते थे, और ये हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली अपने काम में लगा करते थे, लगातार पढ़ते रहते थे, टीचर से संपर्क में रहते थे और फालतू की कोई बातें नहीं करते थे, और कोचिंग पे आश्रित उसी तरह थे कि जिससे कोचिंग उन्हें मार्गदर्शक के रूप में करे, और मैं जो उन्हें बताता था वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ करके प्रीवियस ईयर पेपर करके काम करते थे, और नतीजा ये था कि ये बच्चे ऐसे रहे जो 1 साल में ही सिलेक्शन दे पाए। इसलिए अगर आप एक समर्पण की भावना से पढ़ते हैं, देखो दोस्तों, प्लान बना लेना बहुत आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन है। भारत में अधिकांश लोग सबसे बड़े प्लानर हैं, अच्छे अच्छे प्लान बना लेते हैं, लेकिन जब उनको वास्तविकता के धरातल पे उतारने की बारी आती है ना, तब सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो अगर आप मेरी बताई गई रणनीति में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको खुद से ये वादा करना होगा, खुद को ये वचन देना होगा कि आप अगले 1 साल परिश्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और शांत चित्त भाव से पूरा का पूरा जितना समय मिलेगा आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। तो यकीन मानिए, सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सफलता में बाधक हम ही बनते हैं, अथवा सफलता तो हमारा वर्ण करने के लिए तैयार रहती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि 1 सितंबर से हम 17 सितंबर की क्या प्लानिंग बनाएं। अब देखो, यूपीएससी परीक्षा के जो चरण होते हैं आपको पता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पहले तैयारी शुरू करेंगे तो पहले तैयारी हमारी प्री कम मेंस की होगी। प्री कम मेंस मतलब हम मेंस भी पढ़ते जाएंगे, उसके साथ प्री को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो हमने पिछले 2 वीडियो दिए थे जिसमें हमने 2 साल की तैयारी बताई थी, उन 2 साल की तैयारी में हमने कहा था कि सबसे पहले 6 महीने आप एनसीईआरटी पढ़ें। तो जब हमने साल भर की स्ट्रेटजी ली है, तो अब आपको एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी हमने वहाँ बताई थी, वो एनसीईआरटी आपको 2 महीने में ख़त्म करनी है। चूँकि अभी कोरोना काल है और मुझे नहीं लगता कि अभी 2 महीने कोई इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, कोई कोचिंग वगैरह खुलने वाली है, तो निश्चित तौर पर आप कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरी तरह घर में हैं या आप कहीं जॉब में भी हैं, तो आप लगभग 7 से 8 घंटे या नॉर्मली 5 से 8 घंटे के बीच का समय निकालने का प्रयास करें। जो लोग किसी भी तरह किसी जॉब में नहीं हैं, 24 घंटे पढ़ाई के लिए वो हैं जहाँ भी हैं, तो वो कम से कम 8 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचें। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग जॉब वगैरह में हैं वो किसी तरह 5 घंटे तो निकालें, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। जॉब में रहते हुए कैसे किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों में आप एनसीईआरटी कवर कीजिए। एनसीईआरटी अभी आप किस चीज़ की कवर करेंगे, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस की 6 to 10, इतने पे फोकस करेंगे और आप इन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने अगर कोई एनसीईआरटी उठाई तो उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या तो उन्हें अंडरलाइन कर लें या आप एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक में आप उसे नोट डाउन कर लें पढ़ने के दौरान। ये नहीं है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप अपने रजिस्टर में उतार दें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हों जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये पॉइंट हमारी बुक में होना चाहिए, कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, कोई इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है, तो आप उसे अपनी बुक पे उतार सकते हैं, अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं। तो आप यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें जीएस के संदर्भ में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस की 6 to 10th क्लास की। ये आप अभी केवल एनसीईआरटी पढ़ें, अभी आपको यहाँ करंट अफेयर वगैरह कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा टाइम एनसीईआरटी को दें, जिससे आपका एक फाउंडेशन, जिससे आपकी एक बेहतर नींव तैयार हो जाए। इसके साथ एक काम और करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑप्शनल का चुनाव।
ऑप्शनल कौन सा चुने और कौन सा सही, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पर फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी केवल मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें से कोई एक ऑप्शनल चुन लें। अगर मान लो आप इतिहास ऑप्शनल चुनते हो, भूगोल ऑप्शनल चुनते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल चुनते हो, तो सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो जिसको आप ऑप्शनल के रूप में चुन रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य, मलयालम साहित्य, कन्नड़ साहित्य वगैरह आप चुन रहे हैं तो फिर उसकी कोई एनसीईआरटी नहीं है, तब तो आप उसे अपने हिसाब से ही पढ़ें। तो यहाँ पर आपको सितंबर से ही, सबसे पहले सितंबर अक्टूबर में एनसीईआरटी, और सितंबर में ही आप अभी तय कर लें कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। उस ऑप्शनल का सिलेबस ले लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से रोज़ 2 घंटे, आपने 8 घंटे का बनाया है तो 6 घंटे एनसीईआरटी प्लस जो भी और करो, और 2 घंटे ऑप्शनल, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे एनसीईआरटी और 2 घंटे ऑप्शनल, और ये 1 सितंबर से करना आप शुरू कर दें। और ऑप्शनल के लिए आप रखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपके पास ये 7 महीने हैं। ये 7 महीने में आप ऑप्शनल बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए, कोई भी ऑप्शनल अगर आप लेंगे तो वह ऑप्शनल आसानी से 6 से 7 महीने ले लेता है मिनिमम। इसमें आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, जो चेक कर सकता है उससे चेक कराएंगे, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आगे चल के जब कोचिंग ओपन हो, या किसी टीचर को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको करना यह है कि सितंबर से ही आप अपने ऑप्शनल का पेपर स्टार्ट कर दें पढ़ना, और एनसीईआरटी सितंबर अक्टूबर में ख़त्म कर दें और यहाँ पर ऑप्शनल पढ़ना शुरू करें। और हमेशा ऑप्शनल में याद रखोगे फर्स्ट पेपर लेंदी होगा, कोई भी ऑप्शनल हो, फर्स्ट पेपर लेंदी होगा और फर्स्ट पेपर में बहुत टाइम लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि पूरी तैयारी का 60 से 70% समय आपका फर्स्ट पेपर में लगता है। फिर फर्स्ट पेपर का एप्लीकेशन पार्ट सेकंड पेपर में आ जाता है, तो सेकंड पेपर में तैयारी में लगने वाला समय केवल 30% होता है। और फर्स्ट और सेकंड पेपर की चीज़ों को अगर इंटरकनेक्ट कर पाओगे तो बहुत जल्दी आपका फिर सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप पहले 4 महीने अपना फर्स्ट पेपर तैयार कीजिए ऑप्शनल का। ऑप्शनल का पेपर तैयार करने का मतलब क्या है कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस से सब टॉपिक उठाया, सब टॉपिक को किसी किताब से पढ़ा जो आपकी किताबें हों, और उस किताब से उसके 200-250 शब्दों में नोट्स बनाए। क्योंकि देखो, अब कोई भी आंसर 200-250 शब्द से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो आप जब नोट्स बनाएं तो अपनी इसी शब्द सीमा के आसपास नोट्स बनाते रहें। सारे टॉपिक के आप नोट्स बनाएं। जैसे आपने एक टॉपिक का नोट्स बना लिया तो आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख लीजिए कि उससे संबंधित कौन से प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न वहीं पे लिख लीजिए और उन प्रश्नों को वहीं पर सॉल्व कर लीजिए, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इस तरह आप जनवरी से लेकर के मार्च तक आप अपना पहले ऑप्शनल ख़त्म कर लेंगे। अगर ऑप्शनल ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपका 75% ऑप्शनल हो जाना चाहिए, 25% पीटी के बाद हो जाएगा। तो पहली बात ऑप्शनल हो गई। सितंबर अक्टूबर में आपने एनसीईआरटी ख़त्म कर ली। फिर अक्टूबर के बाद आप जीएस मेंस का पेपर उठाइए। जीएस मेंस में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको 5 महीने मिलेंगे। मार्च तक ही मैं भी दे रहा हूँ, फिर आगे हमने कहाँ रखे हैं उस समय देखा जाए। मार्च, इनमें आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को कंप्लीट कीजिए। सितंबर अक्टूबर तो एनसीईआरटी हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीने में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कवर कीजिए। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 मेंस का कवर कीजिए। किताबें वही हैं जो हमने आपको बताई हैं। और फिर जब आप मार्च तक में इन तीनों को तैयार कर लें, इनमें भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, फिर अप्रैल पूरा मई और 26 जून तक, 27 जून को एग्ज़ाम होना है, तो लगभग 2 महीने 26 दिन आप 100% पीटी की तैयारी करेंगे। आप ये समझिए कि आप 28 फरवरी तक या 29 फरवरी तक जो भी पढ़े, वहाँ तक ही केवल आप 28 फरवरी तक ही केवल आप मेंस और प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। 1 मार्च से आप पूरी तरह लग जाएंगे पीटी एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी माध्यम में सफलता की दर इसलिए भी कम हुई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मेंस में अगर मोटे तौर पर मान लें, मेंस में अगर 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में,
अब आप बात समझिए, सॉरी, अगर 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं पूरी तरह से, तो हिंदी मीडियम का बच्चा बमुश्किलन 10 से 15% बैठता है, अभी 10% के आसपास सिमट के रह जा रहा है। मतलब 10,000 में से बमुश्किलन 1,000 बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब पीटी में ही बड़े पैमाने पर छटनी हो जा रही है। और पीटी की तैयारी में तो कोई मीडियम का झोल नहीं है ना, अनुवाद का थोड़ा बहुत झोल है तो एक आध क्वेश्चन में है, और पीटी के कट ऑफ जो है वो 49 क्वेश्चन है। आप अगर पीटी में सही 50 से 55 क्वेश्चन कर लेते हैं और कोई गलती नहीं करते हैं तो आप पीटी निकल जाएंगे। जितने ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे मेंस में पहुंचेंगे, हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए फिर मार्च के बाद, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और 26 जून तक आप सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, पीटी की तैयारी, फिर आप पीटी का एग्ज़ाम देंगे। पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका जो ऑप्शनल में 25% बचा है और जो जीएस में बचा है उसको आप पूरी तरह से यहाँ पर तैयार करेंगे और फिर आप एग्ज़ाम के लिए रेडी रहेंगे। ये हुआ सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर क्या करें। आप करंट अफेयर में न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अगर आपको कोई खबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है तो आपके पास स्मार्टफोन होता है, सबके पास है, तो उस खबर की फ़ोटो खींच लीजिए और उस फ़ोटो को एक फ़ोल्डर बना करके करंट अफेयर के रूप में रखते जाइए। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको ख़ास बातें कौन सी पढ़नी हैं? आपको बहुत आसपास की बातें तो पढ़नी नहीं है। आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखिए, कोई ज्योग्राफिकल एरिया आ गया, कहीं कोई समिट हो गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी आ गया, कहीं कोई ऐतिहासिक खुदाई हो गई, कोई जीव नया मिल गया, कोई संविधान से संबंधित परिवर्तन हो गया, कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कोई चीज़ हो गई, कोई इकोनॉमी से संबंधित कोई चीज़ हो गई, सरकार की कोई योजना आ गई। तो जब आप रोज़ पेपर पढ़ें तो पेपर पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने का आपको 1 घंटा ही केवल पेपर पढ़ना, ये नहीं कि आप 2.5 से 3 घंटे पेपर पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका। आप 1 घंटे अच्छे से पेपर पढ़ें और जब आप पेपर पढ़ें तो उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उसकी आप एक फ़ोटो ले लें और इस तरह से आपके फ़ोन में ही आपका करंट अफेयर आता चला जाएगा। और जब भी आप खाली बैठें आप उस करंट अफेयर को क्या करें, दोहरा लें। इसके लिए आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? मैंने आपसे कहा है कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे द हिंदू के पीछे पागल ना हों, क्योंकि वो द हिंदू पे कमांड नहीं हासिल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ, वो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लें, जनसत्ता पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को आप पढ़िए, उसी को आप अच्छे से पढ़िए और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हों, जैसे हमने कहा है, अपने पास उसे रख लीजिए। क्लियर इतनी सी बात। और एक बात और ये समझिए कि पेपर के अलावा आप कोई ना कोई एक मैगज़ीन फॉलो करते होंगे। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो कोचिंग वाला जो करंट अफेयर आपको मिलता है, करंट अफेयर, उसे आप पढ़िए। कोचिंग से आपको जो मैगज़ीन मिलती है उसे पढ़िए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ले सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन मैगज़ीन केवल कोई एक पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर में न्यूज़पेपर हुआ, न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट बातों को आप अपने स्मार्टफोन में रखेंगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर में कोई एक मैगज़ीन, जो आपके कोचिंग की मैगज़ीन हो सकती है, किसी और कोचिंग की मैगज़ीन हो सकती है, या न मिले ये सब तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, उसी को आप अच्छे से पढ़िए। तो ये आपका करंट अफेयर हो गया। इसके अलावा आपको योजना पढ़ना है, योजना पढ़िए, ठीक है। तो एक करंट अफेयर के लिए एक मैगज़ीन और योजना आपको कवर करनी है। अगर आप कोई YouTube पे वेबसाइट देख रहे हैं, कुछ भी YouTube पे आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, कोई वेबसाइट देख रहे हैं करंट अफेयर के लिए, तो किसी एक को रखिएगा, एक से ज़्यादा को नहीं रखिएगा। और जब आप 2021 के एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो सितंबर में होना है, तो आप ये मान के चलिए कि 2020 जून से लेकर के 2021 सितंबर तक के या 2021 अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में पहले देख लें, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर आप जून में बैठ रहे हैं, 27 जून 2021 को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, तो आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आएगा जनवरी 2020 से लेकर के मई 2021
2021 तक। जनवरी 2020 से लेके मई 2021 तक का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल का करंट अफेयर लेकर के चलिए। यही जब आप मेंस में जाएंगे तो उसी तरह आप 1.5 साल का और करंट अफेयर देखिए। तो आप 1.5 साल के करंट अफेयर पर अपना कमांड रखेंगे। तो करंट अफेयर के लिए क्या हो गई, एक कोई मैगजीन, एक कोई न्यूज़पेपर, ठीक है, और उसके अलावा योजना। इतनी ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक आपके पास होनी चाहिए, सब जब वो 2021 में आ जाएगी, वो होगी इंडिया ईयर बुक, या भारत 2021 लिखा होगा, उसे आप लीजिएगा। और तब हम बीच में चर्चा कर लेंगे कि भारत 2021 में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखो दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ते हो और ज़रूरत की चीज़ पढ़ते हो, जो जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप यकीन मानिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि पीटी के पहले क्या टेस्ट सीरीज़ लेना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एक कोई रिलायबल टेस्ट सीरीज़ हो, जो माना जाता हो, संस्थान अच्छा हो या किसी का टेस्ट सीरीज़ में नाम हो, वो एक टेस्ट सीरीज़ आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन कर लें। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, तो आप मार्केट में देख लें कौन सी है, लेकिन कब ज्वाइन करें। तो मेरा उत्तर यही है कि आप पीटी के लिए कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जनवरी से ज्वाइन करें, जनवरी से, ठीक है। जनवरी के पहले ना ज्वाइन करें। आप दिसंबर तक अच्छे से पढ़ें और जनवरी से आप पीटी की एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो हो जाएगा। और उधर जब आप मार्च से लेकर के 26 जून तक पीटी की तैयारी करेंगे तो यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक काम और करना है कि जब आप जो जीएस का पेपर पढ़ते जाएं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, हमने कहा है 3 तैयार करने हैं, तो इसमें जो आपने, जैसे आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो आप ये देखें प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। किसी नए क्वेश्चन के चक्कर में न पड़िए, पहले उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं प्रश्नों की फॉर्मेटिंग कर लीजिए। और आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग भी आपकी जनवरी से ही होनी चाहिए। पहले 2-4 महीने पढ़ तो लो, तब तो आंसर राइटिंग करोगे यार। पहले दिन से ही आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है? पहले दिन से ही आंसर राइटिंग संभव नहीं है, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो। आप जब कोई एक टॉपिक पूरा कर लें, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर देखें, प्रीवियस ईयर पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हैं तो आप उनको सॉल्व करें और उनको लिखें, यही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आप दे के आए, जैसे मान लीजिए 27 जून को आप एग्ज़ाम दे के आए, तो आप केवल 1-2 दिन आराम कीजिए। ये नहीं कि आपने 10 दिन आराम के लिए रख दिया, 1-2 दिन आराम कीजिए और आप अगले मेंस की तैयारी पे जुट जाइए। अब आप मेंस में क्या करेंगे, आपके पास 25% तैयारी बची होगी, किसकी? अभी ऑप्शनल की, और एक पूरा जीएस का पेपर बचा होगा, किसका? एथिक्स का। उसे आप तैयारी करेंगे, जो आपको 3 महीना पीटी के बाद मिलेगा। और इस दौरान आप एक काम और करेंगे कि आप ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे, और इस दौरान जल्दी से इन 2 पेपर को ख़त्म करके जो चीज़ बची होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे। निबंध के लिए न परेशान होइए। अगर आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके निबंध की तैयारी स्वतः हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि पीटी की परीक्षा के बाद आप 10-15 टॉपिक्स पे निबंध लिख लें। अब 2 निबंध लिखने को आते हैं तो अब ये आसान हो गया। जब 1 पे निबंध था तो कठिन था, 2 पे आसान हो गया है। और देख लो किन किन सब्जेक्ट से आता है, उनको देख करके कुछ निबंध की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। निबंध में क्या कर सकते हैं, उसमें आगे कभी आपसे चर्चा कर लूँगा। तो आप निबंध की प्रैक्टिस कर लो। निबंध में घबराओ नहीं। आपने अगर जीएस अच्छे से पढ़ा है तो निबंध आपका ठीक हो जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। कंपलसरी पेपर्स को थोड़ा सा देख लो, राइट। और पीटी के बाद आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी होगी, जिससे कम से कम आपको 3 घंटे लिखने की तो प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है दोस्तों। अब मैंने जो आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई है उसको मैं दोहरा दूँ। आप 1 सितंबर से तैयारी शुरू करेंगे, सितंबर अक्टूबर में एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, सितंबर से ही आप ऑप्शनल शुरू कर देंगे, जो भी आप चूज कर लें, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में पेपर 1 अपने ऑप्शनल का कंप्लीट कर लेंगे। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक में
कोशिश कीजिए कि पेपर 2 ख़त्म हो जाए या पेपर 2 का भी 50% ख़त्म हो जाए। आप ये कोशिश करें कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पे बैठने के पहले कम से कम 75% या 100% आपका ऑप्शनल तैयार हो जाए। ठीक है। जब आप सितंबर अक्टूबर तक एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जीएस मेंस की तैयारी करेंगे और इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तैयार कर लेंगे। ठीक है। फिर पीटी के बाद जो बचेगा ऑप्शनल का बचा हुआ भाग और एथिक्स और ऐसे तैयार करेंगे। पीटी की टेस्ट सीरीज आप जनवरी से लेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज आप पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद लेंगे, मेंस हो चाहे आपका ऑप्शनल हो। करंट अफेयर में किसी एक मैगजीन को फॉलो करेंगे। वह मैगजीन आपके कोचिंग की मैगजीन हो सकती है और नहीं हो तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हो सकती है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, उससे काम हो जाएगा। करंट अफेयर 1 से 1.5 साल का आपको कवर करना है। इसके अलावा आपको योजना पढ़नी है और न्यूज़पेपर में कोई भी एक न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ें। घबराएं ना अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ पाते हैं तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में उससे संबंधित न्यूज़ आ जाएगी, या आप जो अपने कोचिंग की करंट अफेयर की जो बुकलेट पढ़ रहे हैं या जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें वो हिंदूवाद की चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपको भारत 2021 पढ़ना होगा, वो भी जब नई वाली 2021 में आ जाए आप तभी उसे पढ़ेंगे और उसके सभी चैप्टर नहीं हैं, कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, वो जब जनवरी आएगी तब हम वहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इन सब के अलावा और जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है, नंबर 1, हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी चुनौती है प्रिलिमिनरी स्तर पर ही बच्चों का रुक जाना। इसलिए जब आप मार्च से शुरू करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल जी जान लगा कर लगेंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। तो फरवरी में हम डिस्कस कर लेंगे इसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपनी तैयारी के लिए कभी भी इंग्लिश मीडियम की स्ट्रेटजी को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की ज़रूरतें दूसरी हैं और हिंदी मीडियम के बच्चों की ज़रूरतें दूसरी हैं। इंग्लिश मीडियम में हो सकता है स्पेक्ट्रम जैसी बुक लाभकारी हो, लेकिन हिंदी मीडियम में हो सकता है स्पेक्ट्रम की सभी बुक लाभकारी ना हो। ठीक है। इसलिए हमने एक बुक लिस्ट आपको दी है, उस बुक लिस्ट को भी आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 3, टाइम टेबल अगर आप बनाएं तो आप टाइम टेबल को फॉलो करें। टाइम टेबल आप लॉन्ग टर्म का न बनाएं, टाइम टेबल आप शॉर्ट टर्म का बनाएं, मतलब 1 से 2 दिन का आप टाइम टेबल बनाएं। जैसे आज आपने पढ़ लिया, कल आपको क्या करना है उसका नया टाइम टेबल सेट कीजिए एंड सो ऑन। और ध्यान रखिए किसी भी हालत में जब तक कोचिंग नहीं खुली है और आप 100% पढ़ाई पे दे रहे हैं तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लीजिए, जॉब में है तो 5 घंटे पढ़ लीजिए, और जब कोचिंग ओपन हो जाए तो भी किसी भी हालत में 5 घंटे से कम आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे जम के पढ़िए जो अपना आपने रूटीन बनाया है। संडे को थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, संडे को अपने कुछ काम कीजिए, अपनी अगर कोई हॉबी वगैरह है तो उसे पूरा कीजिए, और संडे को आप हमेशा चेक करें कि इस एक हफ्ते में आपने क्या क्या पाया है, क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या दोहरा सकते हैं उसको देख लो, और अगले हफ्ते के बारे में सोच लो तुम्हें क्या क्या करना है। और एक और बात, हमेशा मन में ठानो कि हाँ मैं आईएएस हो जाऊंगा। सोते हुए भी मन को दोहराओ कि नहीं मैं आईएएस हो जाऊंगा, इसके लिए जो मेहनत करनी होगी मैं वो मेहनत करूंगा। एक और बात, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, अगर आप अच्छे से सिलेबस नहीं देखते हैं, अगर आप एक समय के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप ये 3 काम नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे जितना कर लो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने आपको जब जब बताया है तब तब आप टेस्ट सीरीज लेंगे, तब तब आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों 1 सितंबर से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें और इधर बचे हुए कुछ दिनों में जो आपको अपनी पढ़ाई के लिए कच्चा माल इकट्ठा करना है वो इकट्ठा कर लें, जो फ्यूचर का प्लान बनाना है वो प्लान कर लें, और 1 सितंबर के बाद अच्छे से पढ़ने बैठ जाएं। फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई से कोई समझौता न करें। अंत में जीएस के लिए कौन कौन सी किताबें सही रहेंगी? मैंने आपको पहले कहा कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की आप यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें
जो एंशियंट है वो है रामशरण शर्मा की, मिडाइवल है या मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्रा की, मॉडर्न इंडिया है बिपिन चंद्रा की, और एक है विश्व इतिहास की झलक। ये हो जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सिंघानिया की किताब पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप मेंस में सिंघानिया स्पेक्ट्रम दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो। जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो मैंने आपको ग्रोवर और बिपिन चंद्रा बताई हैं, पहले ये पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के चक्कर मत पढ़िए, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग हैं। पहले इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप इनको पढ़ लें तब आप बंदोपाध्याय भी पढ़ सकते हैं, प्लासी से विभाजन। अब आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम सब कुछ आ ही नहीं रहा है, सबसे कूड़ा किताब हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको रटे हैं, उसको पकड़े हुए हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वाला जो कह दे, अगर इंग्लिश मीडियम वाला कह दे कि पंखे से लटक के पढ़ना है, तो हिंदी मीडियम के 50% लोग पंखे में लटक के पढ़ रहे हों। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी कमियों और मजबूतियों के हिसाब से रणनीति बनानी है। तो आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए हिस्ट्री की। विश्व इतिहास में मेंस के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, वो ठीक ठाक किताब है। फिर जब आप यहाँ पर इकोनॉमी के लिए कर रहे हो तो जो हमने आपको एनसीईआरटी बताई हैं, 9th की, 10th की, 11th 12th की देख लो। जो इसमें एक जो सबसे ज़रूरी है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। 9th की एक है अर्थशास्त्र, उसे पढ़ लें। बस ये 2 किताब बहुत अच्छी हैं, और इसका रमेश सिंह की किताब ले लें, ठीक है। देखो, अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे कुछ शब्द तो कठिन होंगे, और यही जब कठिन शब्द क्वेश्चन में पूछ लेता है और आपको पता नहीं होता तो आपकी वाट लग जाती, हवा निकल जाती है। और नहीं तो वैसे लोग कहेंगे अरे सर बहुत शब्द कठिन है। ए भाई, कुछ कठिन शब्द पढ़ो ना। कठिन शब्द पढ़ोगे नहीं, जब वो क्वेश्चन में पूछ लेगा तो हाय तौबा मचाओगे कि कठिन शब्द पूछा है। रमेश सिंह की किताब की एक कमी हो सकती है, रिपोर्ट वगैरह ज़्यादा दे दी गई हैं, लेकिन इकोनॉमी में रमेश सिंह की किताब आप जरूर पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हो, जो मैंने पहले बताया, एहसन लाल की भी किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी शब्दावली तो और भी कठिन है, तो आप रमेश सिंह की किताब जरूर पढ़ें। बाकी जो कहता है ये किताब न पढ़ें, या कई छात्र कहते हैं रमेश सिंह की किताब हम क्यों पढ़ें, लोगों ने छोड़ दिया, तो उन बेवकूफ़ों की बातों पर तुम ध्यान मत दो, बात खत्म। नेक्स्ट आता है इसके बाद यहाँ पर पॉलिटी के संदर्भ में। तो पॉलिटी जो आपको एनसीईआरटी बताई थी, और उसके अलावा, और इसमें भी जो 11th या 12th की जो एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाली किताब बहुत अच्छे से आप पढ़ लें करंट अफेयर के साथ। ज्योग्राफी के लिए आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो NIOS की ज्योग्राफी की बुकलेट्स आती हैं हिंदी में, NIOS की ज्योग्राफी की बुकलेट्स ले लें, ठीक है। इसके बाद आपको अगर साइंस में पढ़ना है तो साइंस में 6 से 10th की एनसीईआरटी और एक अग्रहरी की किताब आती है, वो वाली आप यहाँ पर किताब पढ़ लें, ठीक है। किताबें ज़रूर पढ़ें, ओरिजिनल किताबें आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो आपका कोचिंग का मटेरियल है, आप किसी और मटेरियल पर ध्यान न दीजिए, आपकी कोचिंग का जो मटेरियल है उस पर फोकस हो जाएं। इन किताबों को पढ़ने के बाद आप अपने कोचिंग के मटेरियल पर निर्भर हो जाएं। लेकिन कोई भी मटेरियल जो बहुत बल्कि हो, जो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, जैसे कोई क्वेश्चन फंस गया तो देख लो इसका मैटर कहाँ पे है, और उसका मैटर देख के वहाँ से पढ़ लो, बस। बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इतनी चीज़ों को करते हैं, पढ़ते हैं, अपना निश्चित टाइम टेबल बनाते हैं, टारगेट 2021 रखते हैं, आपके यहाँ पर एकाग्रता के साथ पढ़िए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, खुद को बैलेंस बनाए रखिए। न तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का दिखावा कीजिए, न तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दबाव लीजिए। बस आप ये समझिए कि आज भी कछुए और खरगोश की कहानी अपनी जगह पर सत्य है। अगर आप लगातार पढ़ते हैं और आप लगातार लिखते हैं, लगातार आप प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी आपको सफलता से रोक नहीं सकता। उम्मीद है 2021 के लिए हमने आपको एक रणनीति प्रोवाइड कर दी है। आप इसी रणनीति के सहारे थोड़ा बहुत फेरबदल करके आप पढ़ लें। दोस्तों, ज़्यादा मटेरियल मत इकट्ठा करना। जितना मैंने आपको बताया है उतने मटेरियल को तुमने पढ़ लिया तो यकीन मानो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान रखना, पीटी की तैयारी कम से कम 2.5 महीने ज़रूरी है। बिना पीटी क्रॉस किए सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातें नोट करते जाओ, देखते जाओ। हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचो,
और आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद मित्रों।